नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए सुनते हैं गोदान का भाग 9। इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी? कुछ 50,000 ही तो होते हैं। उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं हैं। रुपए चाहे जितने मुझसे लीजिए। बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर न कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है। और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हुए हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जिन्स का सट्टा कीजिए। मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम ज़रा अटपटा है। बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी हैं, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरंदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विजनान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल कि धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। 2-1 बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्यदक्षता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पुजता है, उसकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए आता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पकड़ा जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेंगे इनका? क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मामूली चीज़ें थीं जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोए, कंघी, सहदैया, कुकरौंधे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करजे, घमची आदि। हर एक चीज़ दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता जाता था। यह मकोए है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। ये धतूरे के बीज है मालिक। गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम भी नहीं पाया, उसका दुगना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इनकी अशर्फियाँ बनाऊंगा। मैं कीमियागर हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार, वह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फ़कीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे
और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपए में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा है। ज़रा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कुतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कह कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मज़े की बात करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंधे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। आपकी आपकी आप आएंगे तो उनसे मिलाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी यह सारी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सब को ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो। देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी यह विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठें और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वह भी साधारण मनुष्य की भांति आत्मोन्नति के मार्ग में बाधाएं समझते थे और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब यह संन्यास का को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया है? उन्होंने संन्यास कब लिया है साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वातंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आता। अब की आइए तो उनसे बातें हों। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिला था? वाक्य पूरा न हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? खामखा उसे छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहीं ठहर सकता। खतरनाक जगह है। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता। खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुँचा दीजिए। फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था।
उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वह चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह आपका अहिंसावाद था? शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें, और शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, ज़रा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्ज़ा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज़ की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते, मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रियायत करना नहीं जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें, ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़ा करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी बूढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, किसी पढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था, कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। सब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर वह स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वहीं बाग में। बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब के चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब कि मैं खड़ा ही नहीं रहूँगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या। मुझे अब इस डेमोक्रेसी से भक्ति नहीं रही। ज़रा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज़, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यापार में बड़े बड़े व्यापारियों
और जमींदारों का राज्य है, और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने के बदमाशों का आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हज़ार माहवार मिलना चाहिए। यह लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। उस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थीं। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था। मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय के में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उनकी चौकड़ियां के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं ना ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊँ? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर शशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हालत नहीं की, इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में 1 दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निरा आहार, निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तंखा अभी तक तटस्थ नेत्रों से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे।
धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब ज़रा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तनख्वाह ने मिर्ज़ा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको न होगी। तनख्वाह खिसियाकर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते न सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट सुलहों आने उनकी तरफ हैं ही, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज यह जाहिर कर देने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अरज़ कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नकद वसूल कर लीजिएगा। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तनख्वाह ने ज़रा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न आने दिया। मुझ पर आप जितना लानत चाहें भेजें, मगर रुपए पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं हैं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप अपना फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी न खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पाँव में चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल न हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तनख्वाह पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, ज़रा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते? लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए? क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ, कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डील डॉल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे। फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों?
क्या तुम समझते हो मैं इसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजूरों का ही काम है। मैं तुम्हारा दुगना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगीं। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कम वक्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा उसका मजा भी देखें। लेकिन बोझा उतारें कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ा जमा मर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूं? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, वहां उसे उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूं और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुँचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, माफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है, सच। अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चले तो मैं वादा करता हूँ, आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ, वल्लाह, आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा। जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कन्वेसर, जो कुछ कहिएगा बन जाऊँगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसी ही दोस्ती से निभती है, ऐसे ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हों। तनख्वाह का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के हैं, इससे कोई संदेह नहीं था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए, बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा 4-5 पसेरी का होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ, 100 कदम। मैं गिनता चलूँगा। देखिए, निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तनखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दे दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया। शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तनखा ने एक डग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान। जीते रहो पट्टे। तनखा 2 डग और बढ़े। आंखें निकली पड़ती थीं। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थीं। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पे लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी।
जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनखा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा। आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम न होगा ससुर, मिर्जा ने हंसते हुए कहा। लेकिन भाईजान, मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआदा कब पूरा आपने मुआदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़कर की। इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांक कांक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह ना समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूँगा। हाँ, कागज तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे गोली लगी? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों न लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़के और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा। चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा। तुम्हारा नहीं, हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं, बहन ने सिखाया है, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर उसने ज़रा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और जाए बिना काम नहीं चलता। पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इस गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े और जवान के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुंद नेदार टोपी सिर पर रख लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देसी घी, देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली ही बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। ज़रूर यह कोई राजा है नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है? इनके दर्शन फिर काहे को होंगे? कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज़ आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस था। मतलब कि कोई बात न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मुँह लिए लौट जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थीं। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमन सी अलग बैठी थी। जो नई बात थी, राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी।